नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेज वर्षा से प्रभावित उत्तराखंड को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। राहत और बचाव अभियान जोरों पर। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरल के कुछ क्षेत्रों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। मछुआरों को शुक्रवार तक समुद्र में नहीं जाने को कहा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 99 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.14%। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दूसरा टीका लगाने में तेजी लाने को कहा। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देते हुए रेस्तराओं को मध्य रात्रि तक खोलने की अनुमति दी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने आज जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा से लगे अग्रिम इलाकों में घुसपैठ रोधी अभियानों की समीक्षा की। देश भर में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस ईद मिलादुल नबी श्रद्धा के साथ मनाया गया। और दुबई में 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत दूसरे अभ्यास मैच में कल ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। समाचार संध्या में चारू सक्सेना के साथ मैं अतहर सईद। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी महापरिनिर्वाण मंदिर में अधिधम्म दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे और कुशीनगर में कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन और विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 100 से अधिक श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु और 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर पहली उड़ान कोलंबो से आएगी। इस हवाई अड्डे के शुरू होने से बुद्ध सर्किट से जुड़े स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एक रिपोर्ट। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन पूर्वांचल में हो रहे बड़े बदलाव की एक छोटी सी तस्वीर मात्र है। क्षेत्र के 3 प्रमुख शहर अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर अभूतपूर्व विकास के साक्षी बन रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में ये शहर इस पूरे क्षेत्र को एक नया आयाम देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी भी विकास के नए कीर्तिमान लिख रहा है। हाल ही में भारत जापान मित्रता के प्रतीक के रूप में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन और काशी से मिर्जापुर के चुनार किले तक गंगा में क्रूज सेवा की शुरुआत इसके उदाहरण हैं। कुशीनगर में बुद्ध पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और पूर्वांचल के निवासी डॉक्टर गौरव तिवारी कहते हैं, जब से गोरखपुर में एम्स बना है, फर्टिलाइजर का कारखाना फिर शुरू हुआ है, ये नेशनल हाईवे जो बंगाल से लेकर के और अमृतसर तक जा रहा है, यह अच्छा हुआ है। और अब कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन हो रहा है। इसने इस क्षेत्र के स्वरूप को बदल कर रख दिया है। पूर्वांचल में आने वाले दिनों में कई एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे यहाँ निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। कुशीनगर में डॉक्टर विवेक पांडे के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। श्री मोदी महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और बोधि वृक्ष भी लगाएंगे। वे कुशीनगर में बरपा जंगल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। महाविद्यालय में 500 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा। इसमें 2022-23 सत्र में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के 100 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। उत्तराखंड में वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की तथा राहत और बचाव अभियान तथा राज्य में भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्य को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है।
बारिश काफी तेज है, उसके कारण से काफी नुकसान हुआ है जगह जगह पर। डेथ का आंकड़ा है कि 2 दिनों से मिलाकर 11 लोगों का आज आया है, 5 लोगों का कल आया था। लोगों का अभी दबे होने की भी आशंका है। हम लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से कि लोगों को सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हर संभव जो भी सहायता हो सकती है उन्होंने कहा है कि वो करेंगे। नुकसान सब जगह पर हुआ है, लेकिन हम इस समय पर सभी से अपील करते हैं कि धैर्य बना के रखें। सरकार हर तरीके से सभी की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मुख्यमंत्री ने आज प्रभावित इलाकों का विमान से निरीक्षण किया। प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में अतिवृष्टि से सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है। नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत जिलों में आज कुल 25 लोगों की मौत हुई है, जबकि कल गढ़वाल क्षेत्र में 5 लोगों की मौत हुई थी। जिला प्रशासन के साथ सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ द्वारा विभिन्न स्थानों पर युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चलाया जा रहा है। बचाव कार्य के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है। कुमाऊं में 2 और गढ़वाल मंडल में 1 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार सभी प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचा रही है। संजीव सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। मौसम विभाग ने केरल में अगले 2 दिन के दौरान कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के कोल्लम, अल्पुजा और कासरगोड को छोड़कर 11 जिलों में कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अगले दिन बृहस्पतिवार को कन्नूर और कासरगोड को छोड़कर 12 जिलों के लिए भी ऐसा ही अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे शुक्रवार तक समुद्र में न जाएं। इस बीच एहतियात के तौर पर आज 3 बांधों पंपा, एडामलियार और इडुक्की से पानी छोड़ा गया है। कई जलाशयों से भी पानी छोड़ा जा रहा है। इनके जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। कोच्चि से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नीलम मलकानिया। देश में अब तक 99 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जल्द ही 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। कल 87,41,000 टीके लगाए गए। देश में कल 13,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जो पिछले 231 दिनों में सबसे कम संख्या है। इस समय 1,83,118 लोगों का उपचार चल रहा है। ये पिछले 227 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। स्वस्थ होने की दर 98.14% है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद से सबसे अधिक है। कल 19,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की न्यूनतम दर वाले जिलों की पहचान करने को कहा है, जिससे इन जिलों में प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण में तेजी लाई जा सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दूसरी खुराक देने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति को भी साझा करने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ बैठक में कोविड टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। देश 1 अरब टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने के करीब है। इसके लिए श्री भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी नागरिकों को टीके लगाने के प्रयास के लिए प्रशंसा की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पात्र लोगों को जल्द से जल्द दूसरा टीका लगाने पर ध्यान देने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राज्य में रेस्टोरेंट और भोजनालय रात 12 बजे तक खोले जा सकेंगे। राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे के जारी आदेश के अनुसार अन्य सभी प्रतिष्ठानों को रात 11 बजे तक खोला जा सकेगा। ये फैसला आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखकर लिया गया है। आदेश में स्थानीय जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए को अधिकार दिया गया है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लेने के बाद स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस समय में बदलाव किया जा सकता है। असम में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं के साथ साथ कक्षा 11 के छात्रों के लिए प्राथमिक विद्यालय आज फिर से खुल गए हैं। संक्रमण से बचने के लिए स्कूलों में विशेष एहतियाती उपाय किए गए हैं। असम सरकार द्वारा निर्देशित सभी स्कूल परिसरों और कक्षाओं को साफ करने के अतिरिक्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। कक्षा 1 से 8वीं तक की सभी कक्षाओं के लिए सप्ताह में 3 दिन कक्षाएं लगेंगी। जिन जिलों में कोविड की पॉजिटिविटी दर 2% से कम है, वहां ऑफलाइन कक्षाएं लगाई जाएंगी। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम में आज दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर एन माथुर विशेषज्ञ हैं।
कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने आज जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा से लगे अग्रिम इलाकों का दौरा किया। सेना प्रमुख कल जम्मू पहुंचे थे। इस दौरान सेना प्रमुख को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति और घुसपैठ रोधी अभियानों के बारे में जानकारी दी गई। जनरल नरवणे ने व्हाइट नाइट कोर के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और नियंत्रण रेखा पर स्थिति का स्वयं आकलन किया। थल सेना अध्यक्ष ऐसे समय में दौरा कर रहे हैं जब कश्मीर घाटी में गैर स्थानीय लोगों सहित नागरिकों की हत्याएं हुई हैं। इस महीने घाटी में आतंकवादियों ने 11 नागरिकों की हत्या कर दी। इस बीच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA जम्मू कश्मीर में इस महीने हुई 4 नागरिकों की हत्या के पीछे साजिश की जांच करेगा। NIA प्रदेश के 4 नागरिकों के साथ साथ बिहार के 2 मजदूरों की हत्या की जांच कर सकती है। बिहार के 2 मजदूरों की रविवार को कुलगाम जिले के वानपोह में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन और पुलिस अधिकारी इस महीने कश्मीर घाटी में नागरिकों की हत्या के मद्देनजर नागरिकों, अल्पसंख्यकों और गैर स्थानीय लोगों के बीच विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नागरिक और पुलिस प्रशासन के उच्च स्तर पर जहां सुरक्षा समीक्षा बैठकें हो रही हैं, वहीं जिला स्तर पर भी उपाय किए जा रहे हैं। हाल में गंदरबल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निखिल बोरकर ने पुलिस के अधिकारियों और 24 राष्ट्रीय राइफल्स, 34 असम राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियन के कमांडेंट के साथ एक संयुक्त सुरक्षा समीक्षा बैठक की। उन्होंने गंदरबल जिले में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों पर चर्चा की। श्री निखिल बोरकर ने गंदरबल जिले में स्थिरता बनाए रखने के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जिले में शांतिपूर्ण वातावरण और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर एक दूसरे के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। श्री निखिल बोरकर ने अधिकारियों से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के अलावा शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत करने का आग्रह किया। अधिकारी ने जिले के सभी SHO को भी शांति, कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करने का भी निर्देश दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार घाटी के अन्य जिलों में भी इसी तरह के उपाय किए जा रहे हैं ताकि कश्मीर के लोगों में विश्वास पैदा किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेज वर्षा से प्रभावित उत्तराखंड को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। राहत और बचाव अभियान जोरों पर। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरल के कुछ क्षेत्रों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। मछुआरों को शुक्रवार तक समुद्र में नहीं जाने को कहा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 99 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.14%। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दूसरा टीका लगाने में तेजी लाने को कहा। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देते हुए रेस्तरां को मध्यरात्रि तक खोलने की अनुमति दी। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने आज जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा से लगे अग्रिम इलाकों में घुसपैठ रोधी अभियानों की समीक्षा की। देश भर में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस
ईद ए मिलाद उल नबी श्रद्धा के साथ मनाया गया और दुबई में 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत दूसरे अभ्यास मैच में कल ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। 2016 में शुरू हुई बातचीत का ये छठा दौर है। वैश्विक नेता इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं और भारत के साथ सहयोग तथा निवेश के संभावित क्षेत्रों का पता लगाते हैं। इस बार का विषय स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 82वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड कराया जा सकता है। फोन लाइन शुक्रवार तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से सीधे प्रधानमंत्री के लिए सुझाव भेजे जा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का नेतृत्व करने के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत मोदी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 चिकित्सा मोबाइल वैन उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में चलाई जाएंगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में कृषि भवन का स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता का जायजा लिया। श्री तोमर ने स्वच्छता और विभिन्न मंत्रालयों में लंबित मामलों के निपटान की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सभी भवनों और कार्यालय परिसरों में स्वच्छता बनाए रखें। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह के अवसर पर वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली की शुरूआत की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने एक नई निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित की है और वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय लेने की क्षमता रखने के लिए मौजूदा वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी की क्षमता का विकास किया। कृषि राज्य मंत्री शोभा कारंदलाजे ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का 2 दिवसीय दौरा आज संपन्न हो गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुश्री कारंदलाजे ने चनाब कपड़ा कारखाने से एक रैली को रवाना किया। गोविंद सार तक पहुंची इस रैली में यूथ क्लब के लगभग 200 छात्रों और सदस्यों ने हिस्सा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 19 अक्टूबर 1888 को नमक्कल कविगनार के नाम से विख्यात वी रामलिंगम पिल्लई का जन्म तमिलनाडु के नमक्कल जिले के मोहनूर में वेंकटरमन और अम्मा न्यम्माल के घर हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने 1909 में त्रिची के बिशप हेबर कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की। प्रारंभ में उन्होंने नमक्कल तहसीलदार के कार्यालय में एक क्लर्क के रूप में काम किया और बाद में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में सेवाएं दी। वी रामलिंगम पिल्लई ने देशभक्ति के जोश से ओतप्रोत सैकड़ों कविताएं लिखी। उन्होंने 1930 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 1 साल जेल में रहे। उनके उपन्यासों और गीतों ने
तमिलनाडु के युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन और दुश्मन से लड़ने के गांधीवादी तरीकों के बारे में बताया। प्यार से राष्ट्रवादी कवि कहे जाने वाले रामलिंगम पिल्लई ने लिखा था, बिना तलवार और बिना रक्त के एक युद्ध छेड़ा जा रहा है। जो सत्य की अमरता में विश्वास करते हैं वे बिना किसी हिचकिचाहट के शामिल हो सकते हैं। गांधी என்ற சாந்தமூர்த்தி தேர்ந்து காட்டும் செந்நெறி மாந்தருக்குள் தீமை குன்ற வாய்ந்த தெய்வ மார்க்கமே। रामलिंगम पिल्लई के उपन्यास मलाइक्कलन पर स्वतंत्रता के बाद एक तमिल फिल्म बनाई गई थी जो सुपरहिट हुई और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रपति पदक हासिल हुआ था। इस फिल्म को बाद में हिंदी में आजाद के नाम से बनाया गया। एक भारतीय और तमिल होने के गौरव पर उनकी कविताओं और खादी पर उनके छंदों को आज भी तमिलनाडु में उद्धृत किया जाता है। उन्हें 1971 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 1929 में आज ही के दिन यानी 19 अक्टूबर को निर्मला देशपांडे का जन्म नागपुर में विमला और पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे के घर हुआ था। उनके पिता को मराठी अनामिकाची चिंतानिका में उनके काम के लिए 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। निर्मला देशपांडे ने नागपुर से राजनीति विज्ञान में एमए किया था। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से भी पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने नागपुर के मॉरिस कॉलेज में राजनीति विज्ञान में व्याख्याता के रूप में कार्य किया। देशपांडे 1952 में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में शामिल हुई। उन्होंने गांधी के ग्राम स्वराज्य के संदेश के प्रचार के लिए पूरे भारत में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। उन्होंने माना कि गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करना मुश्किल है, फिर भी उनका मानना था कि वास्तव में लोकतांत्रिक समाज की दिशा में आगे बढ़ने का यही एकमात्र उपाय है। पंजाब और कश्मीर में जब हिंसा अपने चरम पर थी, तब देशपांडे को इन राज्यों में शांति मार्च के प्रणेता के रूप में जाना जाता था। उन्होंने जून 1983 से लेकर अपनी मृत्यु तक एक ऐतिहासिक संगठन हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष के रूप में काम किया। वे कई सामाजिक संगठनों और निकायों से जुड़ी थीं। उन्होंने अखिल भारतीय रचनात्मक समाज की स्थापना की, जिसने 2004 में राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता। निर्मला देशपांडे 2 बार राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रहीं। उन्हें 2005 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका, संयुक्त अरब अमारात और इसराइल के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक को सार्थक बताया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने मंत्रियों के साथ आर्थिक विकास और वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने तथा उनमें तेजी लाने पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इसराइल के विदेश मंत्री यार लैपिड के साथ हुई बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जैद ने वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गृह मंत्री असदुज्जमा को निर्देश दिया है कि वे पूजा मंडप में तोड़फोड़ और हिंदू समुदाय के घरों पर हमला करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को इन मामलों की तेजी से जांच करने और इनमें शामिल लोगों पर कार्रवाई करने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश के विभिन्न भागों में हिंदू धर्म स्थलों पर हमले की घटनाओं की निंदा करती है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कई प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हिंदू समुदाय के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा देने और नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र के निदेशक डॉक्टर टी श्रीनिवास कुमार ने कहा है कि तटीय सामुदायिक सुनामी तैयारी से सुनामी, चक्रवात और अन्य समुद्री घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि जब लोग सुनामी की चेतावनी पर काम करने के लिए तैयार होंगे तो सुनामी चेतावनी प्रणाली अच्छे परिणाम देगी।
Tsunami Ready program actually provides a framework to enhance the capacities of the coastal communities in the downstream part. So it provides measurable indicators through which we can assess their preparedness. Being tsunami ready doesn't mean that a community is tsunami proof. A tsunami will still happen, but it only means that this community has put in efforts, they've geared up themselves, they have enhanced resilience to actually respond appropriately when a tsunami happens. अब तक ओडिशा के 2 गांव नोलिशाही और वेंकटरायपुर को सुनामी से बचाव के लिए तैयार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि कोविड महामारी के बाद बहुत भिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकारी और निजी भागीदारी से इनका लाभ उठाने के लिए उत्सुक है। डिजिटल टेक्नोलॉजी फ्यूचर टेक 2021 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का भी जिक्र किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों को बंद करने के प्रयासों की कन्नड़ मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में श्री वेम्पटि ने स्पष्ट किया कि नई तकनीक आने के कारण एचपीटी और एलपीटी केंद्रों को बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम तैयार करने वाले केंद्रों को बंद करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। Kalburgi, the content generation station of Doordarshan versus a transmitter, which is an outdated old analog transmitter being shut off. What is happening is people are mixing up the two things. These are two separate things. Doordarshan in Kalburgi will continue to generate local content. That local content generated by Doordarshan in Kalburgi will continue to be carried on DD Chandana. What is being closed in Kalburgi is the old analog TV transmitter, not the station. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत की 50वीं वर्षगांठ को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रहा है। टाइगर डिवीजन का एक दल साइकिल अभियान के तहत जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई स्थानों का दौरा करेगा और पूर्व सैनिकों वीर नारियों के बारे में लोगों को जागरूक कर युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। भारतीय सेना ने इंग्लैंड में कैम्ब्रियाई गश्ती अभ्यास प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसमें दुनिया की 86 विशेष सेना और रेजिमेंट ने भाग लिया था। भारतीय सेना की गोरखा राइफल फ्रंटियर फोर्स ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इसे सैन्य गश्ती के ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस ईद मिलादुन नबी आज देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया गया। विभिन्न आयोजन समितियों ने कोविड प्रतिबंधों के कारण मिलाद का आयोजन नहीं करने का फैसला किया। हालांकि कुछ राज्यों में प्रशासन ने कोविड नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सीमित संख्या में इसे आयोजित करने की अनुमति दी। इस अवसर पर मिलाद महफिल और सीरत मजलिस आयोजित कर पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन और संदेशों के बारे में जानकारी दी जाती है। 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत अपने दूसरे अभ्यास मैच में कल दुबई में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। कल खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से पराजित किया। भारत अपना पहला मैच 24 तारीख को पाकिस्तान के साथ खेलेगा। आकाशवाणी विश्व कप का आंखों देखा हाल प्रसारित करेगा। आज क्वालिफाइंग मुकाबले में स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 17 रन से पराजित किया। वहीं एक अन्य मैच में बांग्लादेश का मुकाबला ओमान से हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेज वर्षा से प्रभावित उत्तराखंड को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। राहत और बचाव अभियान जोरों पर। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरल के कुछ क्षेत्रों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। मछुआरों को शुक्रवार तक समुद्र में नहीं जाने को कहा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 99 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.14%। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दूसरा टीका लगाने में तेजी लाने को कहा। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देते हुए रेस्तराओं को मध्य रात्रि तक खोलने की अनुमति दी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने आज जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा से लगे अग्रिम इलाकों में घुसपैठ रोधी अभियानों की समीक्षा की। देश भर में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस ईद मिलादुन नबी श्रद्धा के साथ मनाया गया
और दुबई में 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत दूसरे अभ्यास मैच में कल ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।